सभी साथियों को प्रणाम। मैं कुलदीप कुमावत के स्टडी परिवार की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज मैं हिंदी साहित्य का इतिहास की अगली श्रृंखला में आज आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूं, आदिकालीन परिस्थितियां। इससे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास की कड़ी में मैंने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा और काल विभाजन 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन इस वीडियो के लिंक में उपलब्ध है। आप सबसे पहले उनको जाकर देखें, उसके पश्चात यह वीडियो देखें। दोस्तों, यह वीडियो हिंदी साहित्य का इतिहास की कड़ी में महत्वपूर्ण योगदान रखता है। इस वीडियो के माध्यम से आप आदिकालीन जो पृष्ठभूमि है, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो, सांस्कृतिक हो या साहित्यिक हो, उन सभी परिस्थितियों का अवलोकन कर सकेंगे। परिस्थितियों का अवलोकन करना इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि किसी भी समय की परिस्थितियां या पृष्ठभूमि उस काल के निर्माण में सहायक होती है। इसी प्रकार आदिकाल का निर्माण हुआ या आदिकाल में जो साहित्य लिखा गया, वह साहित्य उस तत्कालीन जो पृष्ठभूमि थी, तत्कालीन जो परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों पर निर्भर है। यह वीडियो क्यों महत्वपूर्ण है, मेरा चैनल क्यों महत्वपूर्ण है? हिंदी साहित्य नेट पाठ्यक्रम, इसके अलावा स्नातक और स्नातकोत्तर के पाठ्यक्रम की जानकारी एक ही मंच पर उपलब्ध है। यह वीडियो जो बीए के विद्यार्थी हैं, हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ जो नेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो के माध्यम से हस्तलिखित नोट से अध्ययन कराया जाता है और प्रत्येक बिंदु की गूढ़ व संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास मेरे द्वारा किया जाता है। साथियों, ये वीडियो निश्चित रूप से आपको अच्छा लगेगा। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट रूप में मुझे दें और बेल आइकन को प्रेस करें। बढ़ते हैं आदिकालीन परिस्थितियां। आदिकालीन परिस्थितियां, जैसा कि आपको विदित है, पिछले वीडियो में आपने देखा कि आदिकाल का जो समय है वह 1050 से 1375 विक्रम संवत माना जाता है। और परिस्थितियां क्यों पढ़ना जरूरी है, क्यों आवश्यक है? क्योंकि किसी भी काल की विशेषताएं तदयुगीन परिस्थितियों का ही परिणाम होता है। कोई भी काल के आदिकाल की जो विशेषताएं हैं, वह विशेषताएं किस पर निर्भर करेगी? तदयुगीन परिस्थितियों पर। और तत्कालीन परिस्थितियों की जानकारी से ही साहित्य व मानव समाज को पूर्णतः जाना जा सकता है। साहित्य समाज के स्पर्श से अलग नहीं रह सकता। महत्वपूर्ण कि साहित्य जो होता है वह समाज से कभी अलग नहीं हो सकता, क्योंकि समाज का ही हिस्सा माना जाता है साहित्य। और साहित्य की रचना करने वाला कौन है? मनुष्य। और मनुष्य समाज का हिस्सा है। कहा भी गया है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। प्रत्येक युग की अपनी परंपराएं होती है। अतः किसी भी काल विशेष या युग विशेष के परिवेश को जानने के लिए, किसी भी समय को जानने के लिए, किसी भी परिस्थिति को जानने के लिए तदयुगीन परिस्थितियों या पृष्ठभूमि को जानना आवश्यक होता है। इसी दृष्टि से आदिकालीन साहित्य के इतिहास के साथ साथ राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक परिस्थितियों को समझना व अवलोकन करना अनिवार्य हो जाता है। कि आदिकाल को संपूर्ण रूप से अगर आपको समझना है तो उसकी परिस्थितियां जानना आवश्यक हो जाता है। दोस्तों, यहाँ से प्रश्न इस तरह के पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। इसलिए ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए अपन को परिस्थितियों को बिल्कुल बारीकी से जानना होगा। देखते हैं, पहली बात करते हैं राजनीतिक परिस्थिति। देखो, जब आदिकाल का जो समय था उससे पहले राजपूत शासन था, भारत पर राजपूत शासन था। वर्धन धीरे धीरे जब आदिकाल का समय प्रारंभ होता है तो वर्धन साम्राज्य, जो हर्षवर्धन जिसमें शक्तिशाली शासक था, उसका पतन होना आरंभ हो जाता है। उसका परिणाम यह होता है कि भारत अनेक अनेक छोटे छोटे खंडों में विभक्त हो जाता है। कहने का आशय है कि जो राजपूत जो है वह उसकी अनेक शाखाएं भारत में विभक्त हो जाती हैं, जिनमें स्वतंत्र राजपूत वंशों का उदय होता है, जिनमें गहरवार, परमार, चंदेल, गहर आदि, चौहान आदि कई शाखाएं विभक्त हो जाती है, जो भारत के अनेक जगहों में विभक्त रहते हैं। हर्षवर्धन की जो मृत्यु होती है वह 704 विक्रम संवत
में होती है, उसके पश्चात भारत अनेक खंडों में विभक्त हो जाता है, जिसका परिणाम यह होता है कि भारत पर जो विदेशी आक्रमण है, यवन आक्रमण है, वह प्रारंभ हो जाते हैं, क्योंकि भारत एक संयुक्त रूप से नहीं रहता है, क्योंकि उसकी अलग अलग शाखाएं विभक्त हो गई और अलग अलग शाखाओं को विभक्त होने के कारण यवन जो आक्रमण हुए, मुस्लिम जो आक्रमण हुए, उनको उनके लिए भारतीय या राजपूतों को जीतना आसान हो गया। राजनीतिक एकता में विघटन हो गया, क्योंकि राजनीतिक पूरी भारत जो एक भारतीय जो एकता थी वह उसमें फूट पड़ गई। हिंदू शासकों में विघटन, युद्ध होने के कारण सर्वत्र अशांति और अराजकता का वातावरण उत्पन्न हो गया, क्योंकि साधारण जो जनता थी वह त्रस्त होने लगी, युद्धों में उसी को घसीटा जाता था। अव्यवस्था, कलह, ईर्ष्या, द्वेष का बोलबाला होने लगा। विदेशी आक्रांताओं का अत्याचार, क्योंकि विदेशी आक्रमण होने लगे। 8वीं सदी में प्रथम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम द्वारा होता है। इसके पश्चात 10वीं सदी में महमूद गजनवी का आक्रमण होता है, जो भारत की जो जड़ें हैं उसको हिलाकर रख देता है, और रही सही जो जड़ें हैं वह 12वीं सदी में मोहम्मद गोरी के आक्रमण के कारण हिल जाती है। हिंदू सत्ता का धीरे धीरे पतन हो जाता है। भारतीय जो शासक थे वह अपनी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं और इस्लाम सत्ता की पताका का धीरे धीरे प्रादुर्भाव होने लगता है। दिल्ली, कन्नौज, अजमेर आदि जो व्यापार के जो केंद्र थे उन पर मुसलमानों का अधिकार हो जाता है। राजाओं की संकुचित राष्ट्रीयता, इसके कारण भी भारत पर विदेशी जो शासक थे उनका प्रभाव हो जाता है। श्याम सुंदर दास का कथन भी है कि नृपतियों ने घर में ही बेर तथा फूट के बीज बोए। नृपतियों मतलब जो भारतीय शासक थे, फूट के बीज बोए, जिनका कटु फल देश और जाति को चिरकाल तक भोगना पड़ा और लंबे समय तक मुसलमानों का भारत पर अधिकार रहा। लगभग रीतिकाल तक रीतिकाल का जो समय है उस समय तक भारत पर मुगलों का या मुसलमानों का अधिकार रहता है। श्याम सुंदर दास का कथन बहुत महत्वपूर्ण। आगे देखते हैं। निष्कर्षतः 8वीं से 14वीं शताब्दी का समय युद्ध, कलह, वैमनस्य और अशांति से ग्रस्त रहा। साथियों, सब्सक्राइब जरूर करें। अगली परिस्थिति है धार्मिक परिस्थितियां। जैसा कि विदित है कि आदिकाल के समय से पहले जो धर्म की अनेक शाखाएं विभक्त हो चुकी थी, धर्म अपने मूल रूप में नहीं था। आदिकाल में अनेक प्रकार के मतांतरों का प्रभाव होने के कारण धार्मिक परिस्थिति अत्यंत विषम, अस्थिर एवं असंतुलित थी। इसके अलावा स्मार्त, शैव, बौद्ध, जैन, वैष्णव धर्मों के अनुयायी परस्पर संघर्ष करके अपना प्रभाव जमाने की पुरजोर कोशिश कर रहे थे। किसी एक धर्म का बोलबाला न होने के कारण, अनेक धर्मों का बोलबाला होने के कारण सभी जो धर्म के जो लोग थे वह अशिक्षित जनता को या नीच कही जाने वाली जनता को अपने धर्म में मिलाने की पुरजोर कोशिश किया करते थे। आदिकाल में विशेष रूप से 3 संप्रदायों का विशेष प्रभाव रहा, सिद्ध, नाथ और जैन, जिसका साहित्य अपन आदिकाल में पढ़ेंगे। इसके अलावा अंधविश्वास, जादू टोना, तंत्र मंत्र के प्रभाव में वृद्धि। सिद्ध जो थे वह अंधविश्वासी थे। जादू टोनों, तंत्र मंत्र आदि के द्वारा साधारण जनता, भोली भाली जनता, अशिक्षित जनता को अपने अधीन करके उनका धर्म परिवर्तन करवाया करते थे। सिद्धों का प्रभाव अशिक्षित व निम्न वर्ग की जनता पर था। 12वीं शताब्दी में बौद्ध सिद्धों की प्रतिक्रिया से नाथ संप्रदाय का उदय होता है कि बौद्धों की 2 शाखाएं विभक्त हो जाती है, वज्रयान और हीनयान। उन्हीं से सिद्धों का उदय होता है और सिद्धों से किसका उदय होता है? नाथ संप्रदाय का उदय होता है। कब? 12वीं शताब्दी में। प्रश्न कई बार पूछा गया है। इसका जो समर्थन है वह हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी किया है। जैन धर्म मत का क्षेत्र जो था वह गुजरात क्षेत्र था, पश्चिमी क्षेत्र था। यह प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है साथियों। धर्मों के मूल रूप का लुप्त होना तथा विकृतियों का समावेश धीरे धीरे हो चुका था। इस्लाम धर्म का उदय हो चुका था। अद्वैतवाद का उत्तर भारत में प्रचार होना प्रारंभ हो गया था। शंकराचार्य का जो मत था अद्वैतवाद, ये मिसप्रिंट हो गई, उद्वैतवाद लिखा गया, अद्वैतवाद।
अद्वैतवाद का उत्तर भारत में प्रचार होने लगा। धर्म संस्थापकों का नैतिक पतन हो गया। जो मंदिर वगैरह जो थे ये पापाचार के केंद्र बन गए थे। इसके अलावा अगली परिस्थिति है सामाजिक परिस्थिति। सामाजिक परिस्थिति समाज की स्थिति कैसी थी। राजनीतिक व धार्मिक परिस्थितियों का प्रभाव समाज पर निश्चित रूप से लक्षित हुआ, क्योंकि राजनीति और धार्मिक परिस्थितियां समाज को निर्माण करने में सहायक होती है और बाह्य आडंबर, अंधविश्वास, जाति भेद आदि का बोलबाला होने लगा, क्योंकि धर्म के अनेक रूप विभक्त हो चुके थे। राजनीति अनेक भागों में विभक्त हो चुकी थी, जिससे बाह्य आडंबर है, अंधविश्वास है, जाति पाति है आदि का बोलबाला हुआ। स्त्रियों की दशा अत्यंत दयनीय हो चुकी थी। उसे सिर्फ भोग विलास की वस्तु ही समझा जाने लगा, क्योंकि जो शासक थे तत्कालीन, वे शासक एक से अधिक विवाह किया करते थे और कई स्त्रियों को, दासियों को वह अपने हरमों में रखा करते थे। शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। निम्न जाति के लोग सिद्ध कहे जाने लगे, क्योंकि सिद्धों का प्रभाव किस पर था? निम्न जाति पर। सती प्रथा जैसी भयंकर कुरीतियों का वर्चस्व। राजा एक से अधिक विवाह करके स्त्रियों को हरमों में रखते थे। एक से अधिक विवाह करना, इसके अलावा सुंदर स्त्री को प्राप्त करने के लिए तत्कालीन समय में युद्ध हुआ करते थे। तो इस प्रकार स्त्रियों को हरमों में रखना भी एक तत्कालीन शासकों की एक आवश्यकता सी हो गई थी। इसके अलावा सांप्रदायिक तनाव का बढ़ना, इस ऐसी परिस्थितियां होने के कारण समाज का तनाव जो था, सांप्रदायिक तनाव, वह क्या हो गया? बढ़ने लगा। अब बात करें अपन साहित्यिक वातावरण की। साहित्यिक वातावरण में तीन धाराएं एक साथ चल रही थी। एक जो धारा थी संस्कृत साहित्य की धारा, दूसरी थी प्राकृत और अपभ्रंश की धारा, और तीसरी थी एक तरफ हिंदी भाषा में साहित्य की रचना। तीन धाराएं एक साथ विकसित हो रही थी, समानांतर चल रही थी। संस्कृत राज परिवार की सूचक थी, प्राकृत और अपभ्रंश धर्म की भाषा बन गई थी, और हिंदी जो भाषा थी वह जनता की मानसिक स्थिति का प्रतिनिधित्व करती थी। देखिए, हिंदी भाषा में साहित्य की रचना करने वाले कौन थे? चारण और भाट कवि थे। चारण जो थे वह युद्ध करने में भी पारंगत थे, जो राजाओं के साथ जाकर युद्ध किया करते थे, साथ ही साथ अपनी वाक पटुता के माध्यम से राजाओं के गुणगान किया करते थे, अतिशयोक्तिपूर्ण गुणगान किया करते थे। तो ऐसे ही लोगों की आवश्यकता तत्कालीन समय में थी। तो हिंदी भाषा में या रासो साहित्य की जो रचना करने वाले थे वह चारण और भाट कवि थे, जो डिंगल पिंगल भाषा में काव्य की रचना किया कर रहे थे। आदिकाल का साहित्य राजा धर्म और लोक के तीन आश्रयों में विभाजित था। राजा का साहित्य, राज प्रवृत्ति का साहित्य संस्कृत भाषा में लिखा गया। धर्म का साहित्य जो था वह प्राकृत और अपभ्रंश भाषा में लिखा गया, और लोक का साहित्य जो था वह हिंदी भाषा में लिखा जा रहा था। संस्कृत राज प्रवृत्ति को सूचित करती थी, अपभ्रंश धर्म की भाषा थी, और हिंदी जनता की मानसिक स्थिति का प्रतिनिधित्व करती थी। यह महत्वपूर्ण है साथियों। 9वीं से 11वीं शताब्दी तक कश्मीर व कन्नौज संस्कृत साहित्य के केंद्र रहे। आनंदवर्धन, अभिनवगुप्त, मम्मट, भोज, क्षेमेंद्र, कुंतक, राजशेखर, विश्वनाथ, जयदेव, भवभूति एवं श्रीहर्ष आदि तत्कालीन या आदिकालीन संस्कृत कवि थे, जो संस्कृत काव्य में काव्य की रचना की। अपभ्रंश में काव्य रचना करने वाले जैन कवि स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल, हेमचंद्र। इसके अलावा हिंदी में काव्य की रचना करने वाले चारण या भाट कवि थे, जिनमें चंद्रवरदाई है, जगनीक है आदि कवि थे। इसके अलावा सांस्कृतिक वातावरण कैसा था, सांस्कृतिक परिस्थितियां कैसी थी? सांस्कृतिक परिस्थितियां कैसी थी देखते हैं। हर्षवर्धन के समय हिंदू धर्म व संस्कृति उन्नति के चरम शिखर पर विराजमान थी। हर्षवर्धन का समय था 704 विक्रम संवत से पूर्व। तो उस समय हिंदू जो धर्म था या संस्कृति थी वह अपने चरमोत्कर्ष पर था, क्योंकि इसी समय में भुवनेश्वर, खजुराहो, पुरी, सोमनाथ, कांची, तंजौर, आबू का जैन मंदिर आदि मंदिरों का निर्माण हुआ था, जो आदिकाल की ही देन है। जब अलबरूनी भारत भ्रमण करने के लिए आया तो वह कहता है कि हिंदू कला के
अत्यंत उच्च सोपान पर पहुंच चुके हैं। मुसलमान जब उनके मंदिर आदि को देखते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वे न तो उनका वर्णन कर सकते हैं और न वैसा निर्माण कर सकते हैं। अर्थात ईर्ष्या भाव मुसलमान शासकों में दिखाई देने लगी। यह कथन जो लिखा हुआ है वह ईश्वरी प्रसाद की पुस्तक है, हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया। किसका कथन है? अल बरूनी का। किस पुस्तक में मिलता है? ईश्वरी प्रसाद की पुस्तक में मिलता है। इसके पश्चात जब महमूद गजनवी भारतीय कला एवं संस्कृति का विनाश करना प्रारंभ किया, महमूद गजनवी का आक्रमण होता है, तो यह भारतीय संस्कृति को देखकर वह हैरान रह जाता है। इस कारण से ना तो वह अपने इस्लाम धर्म की प्रशंसा कर सकता है, ना भारतीय जो हिंदू धर्म था उसको महत्व दे सकता है। इस कारण से भारतीय कला और संस्कृति का उसने क्या किया? विनाश किया। धीरे धीरे भारतीय संस्कृति पर मुस्लिम संस्कृति का प्रभाव होने लगा। कहने का है मतलब है कि भारतीय जो संस्कृति थी उसमें हिंदू संस्कृति में मुस्लिम संस्कृति का समन्वय होने लगा। हिंदू संस्कृति में मुस्लिम संस्कृति दिखाई देने लगी। चित्रकला व मूर्तिकला पर भी मुस्लिम संस्कृति का प्रभाव होने लगा। और इसके साथ साथ जो संगीत की जो संस्कृति थी वह कुछ नियम या कुछ सिद्धांत मुस्लिम संस्कृति ने अपनाए, कुछ मुस्लिम संस्कृति ने हिंदू संस्कृति से ग्रहण किए। इसके अलावा उत्सव, मेले, परिधान, आहार, विवाह, मनोरंजन इत्यादि मुस्लिम रंग में मिल गया। साथ ही संगीत, चित्र, वस्तु एवं मूर्ति कलाओं पर ऐसा पर्दा मिलता है जिसके भीतर भारतीय परंपरा धीरे धीरे क्षय होती गई। इसका कारण यह था कि मुसलमानों का उदय हो चुका था, मुस्लिम शासकों का उदय हो चुका था, जिस कारण से भारत में मुस्लिम संस्कृति का भारतीय संस्कृति या हिंदू संस्कृति में मिलना स्वाभाविक था। रामचंद्र शुक्ल का कथन भी है कि देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए अवकाश न रह गया था। उसके सामने ही उसके देव मंदिर गिराए जाते थे, देव मूर्तियां तोड़ी जाती थी और पूज्य पुरुषों का अपमान होता था और वे अर्थात हिंदू कुछ नहीं कर सकते थे। निष्कर्षतः राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और साहित्यिक वातावरण ने आदिकाल के साहित्यक व प्रेरक विशेषताओं में विशेष भूमिका निभाई। साथियों, ये थी आदिकालीन परिस्थितियां। इसके बाद में अगला जो विषय होगा नामकरण की समस्या, कि विद्वानों ने क्या आदिकाल को क्या क्या नामकरण दिए। और महत्वपूर्ण बात जो किसी वीडियो में नहीं मिलेगा और मिलेगा तो बहुत कम, कि आदिकाल के जो नामकरण है वह क्यों हुए, यह सब अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।